अस्सलाम मुझे कैसे हैं सब लोग, होप सो सब ठीक होंगे। आज हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स चैप्टर 14 का बच्चे हमारे पास टॉपिक जो हम स्टार्ट किया था वो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन था। 14.3 ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन होता है मैथ स्प्रिंग सिस्टम। ये एक अलहदा से लॉन्ग क्वेश्चन है। इसका जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे वो हमारे पास आ जाता है सिंपल पेंडुलम। तो वो आज देखेंगे सिंपल पेंडुलम कहते हैं किसको है, फिर इसका टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी वगैरह मालूम करेंगे। तो सिंपल पेंडुलम कहते हैं हमारे पास एक छोटा सा हैवी सा सॉलिड सा बॉब होता है। छोटा सा उसका मतलब छोटा सा एक बॉब होता है जिसका मैस एम होता है। उसको अगर मैं किसी भी लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अगर उसको हैंग कर दें, उसको किसी फिक्स बोर्ड के साथ उसको अटैच कर दें तो उसको पेंडुलम बोलते हैं। आसान अल्फाज में कि हमारे पास बच्चे एक छोटा सा मैस होता है, छोटी सी एक कह लें बॉल सी होती है जिसका मैस होता है, जिसको हम लोग एम बोल देते हैं। अगर मैं इसको किसी धागे की मदद से बांध के किसी स्पोर्ट के साथ यहाँ पे अटैच कर देती हूँ तो इसको पेंडुलम बोलते हैं। ठीक है। तो ये छोटा सा हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम बो बोलते हैं। ये इस तरह के ना छोटे छोटे मैसेज होते हैं, डिफरेंट साइजेस होते हैं, ये सारे एक ही साइज के मैसेज। इस तरह की छोटी सी ना बॉल टाइप होता है हमारे पास, स्फेरिकल होता है, इसको बॉब बोलते हैं। अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ से धागे से बांध के और किसी चीज के साथ इसको हैंग कर देती हूँ तो उसको ओवरऑल पेंडुलम बोलते हैं। कहते हैं व्हेन ए पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, मतलब इसको हैंग कर दिया, ये भी मीन पोजीशन में सेंटर में। ठीक है। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे ले जाती हूँ थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर, मैं उसको ऊपर तक ले जाती हूँ, फिर यहाँ पे ले जाकर मैं उसको छोड़ देती हूँ। अब जी यहाँ पे मेन पोजीशन में था, जैसे मैं इसको उठा के लेके जा रही थी मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही थी, मतलब डिस्टेंस एक्स तक अगर मैं इसको लेके जा रही थी, कुछ डिस्प्लेसमेंट तक मैं इसको लेके गई, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई, वो स्टोर फोर्स इसमें स्टोर हो जाती है। अब यहाँ पे ले जाकर तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, वो जो फोर्स उसमें स्टोर हुई होती है ना, रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पर इसको वापस लेके आती है। मैं इसको यहाँ पे वापस लेके गई, मैं यहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि इनर्शिया की वजह से आगे चला जाएगा। इनर्शिया मैंने कहा था किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है वो जो अपनी स्टेट को कंटिन्यू करता है, मतलब अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहता है, अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहता है। रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो यहाँ पे आएगा, लेकिन वो मूव करता हुआ यहाँ पे सिचुएशन में है तो इसलिए वो मूव करता हुआ आगे चला जाएगा। फिर यहाँ से उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, कुछ उसमें फोर्स स्टोर हो गई होगी, वो रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से दोबारा वापस आएगा, लेकिन इनर्शिया की वजह से यहाँ पे रुकेगा नहीं, वो आगे चला जाएगा। तो इस तरह से वो अपनी बैक एंड फोर्स जो है वो मोशन को कंटिन्यू रखता है। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहे हैं, कहते हैं व्हेन ए पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, सपोज करेंगे उसके मीन पोजीशन की सेंटर पॉइंट पे था, अभी यहाँ पे मीन पोजीशन पे है। अगर इसको डिस्प्लेस करवाते हैं थोड़ा एंगल टू द एक्सट्रीम पोजीशन, अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे ले जाती हूँ, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया पी का, और मैं कहती हूँ जैसे कि मैं इसको यहाँ से यहाँ पे लेके जाती हूँ तो यहाँ पे एंगल वो कितना बना रहा है, वो थीटा एंगल बना रहा है। एंड देन रिलीज इट, देन अ रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑन द पेंडुलम टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे उठा के लेके गई यहाँ पे, तो जैसे मैं इसको छोड़ूंगी वो जो फोर्स उसमें स्टोर हुई होती है रीस्टोरिंग फोर्स, वो उसको वापस लेके आएगी। ड्यू टू दिस रीस्टोरिंग फोर्स द पेंडुलम स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, जिसकी वजह से वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाता है आगे पीछे मीन पोजीशन के, वो कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो हम कहते हैं बैक एंड फोर्थ उसकी मोशन जो है वो कंटिन्यू रहती है। कहते हैं इस तरह से ना कर्व से हमारे पास उसकी मोशन आ रही होती है। ठीक है। कहते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन पी द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे ना एक छोटी सी अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, हमारे पास ना फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक पेंडुलम था। ठीक है। ये सेंटर उसका मेन पोजीशन थी, आपके पास इस पेंडुलम की लेंथ एल थी, आपने इसको उठा के क्या किया, इसको उठा के मैं इस पॉइंट पे लेके, अब मैंने यहाँ से उठा के जब इसको लेके की थी इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाई, फोर्स लगाती जाऊंगी उसके अंदर स्टोर होती जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे लेगी तो मैंने ये बात की कि वो यहाँ पे अपनी मेन पोजीशन के साथ जो उसकी इनिशियल सिचुएशन थी उसके साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। जब ये मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके गई तो यहाँ पे ना इस स्ट्रिंग में दो तरह से फोर्सेज एक्ट कर रही है। एक तो इस स्ट्रिंग के यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें टेंशन फोर्स है। दूसरा इस बॉब की जो हमारे पास वेट फोर्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। तो दो फोर्सेज हैं, एक तो मेरे पास टेंशन फोर्स है और दूसरी इसकी वेट फोर्स है जो नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे ये देखिए हमारे पास इसकी मेन लाइन के साथ ना ये जो वेट फोर्स है उसकी कुछ ना कुछ एंगल थीटा बना रही है। तो इसका मतलब है मुझे वेट फोर्स को उसकी जो एम जी फोर्स है या वेट फोर्स है उसको उसके मैं कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूंगी, उसका एक्स कंपोनेंट और उसका वाई कंपोनेंट। तो हमारे पास हम क्या करते हैं मुझे, हम लोग ना डॉटेड लाइन खींचते हैं, एक हम लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन खींचेंगे, एक यहाँ पे जो थीटा के साथ वाली हमारे पास लाइन होगी ना मुझे, वो उसका कॉस थीटा कंपोनेंट होती है। और जो हमारे पास उसके सामने होगी ये वाली जो लाइन होगी ये इसका क्या होगा, इसका साइन थीटा होगी। ठीक है। ये इसका साइन कंपोनेंट होगी। अगर ये साइन कंपोनेंट है तो बच्चे इसके पैरेलल जो होगा ये भी क्या होगा, साइन कंपोनेंट होगा। तो हमने बेसिकली क्या किया है, वेट फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है। तो हमारे पास जो इसके थीटा के साथ वाला होगा हमारे पास कंपोनेंट वो उसका कॉस कंपोनेंट होगा, और थीटा के जो सामने वाला होगा वो हमारे पास क्या होगा, उसका साइन कंपोनेंट। अगर ये साइन है तो ये भी क्या होगा, फिर साइन कंपोनेंट होगा। अब यहाँ पे ये देखिए टेंशन अपवर्ड है, लेकिन उसका ये जो हमारे पास कंपोनेंट है कॉस वाला वो तो डाउनवर्ड है, तो हम कहते हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं।
लेकिन ये जो हमारे पास साइन थीटा है वो तो हमारे पास अंदर की तरफ नहीं है, ये वाला कंपोनेंट जो है वो हमारे पास किसकी तरफ है, मेन पोजीशन की तरफ है। तो इसको वापस कौन सा कंपोनेंट लेके आ रहा होता है, उसको mg साइन थीटा लेके आ रहा होता है, और किस तरफ लेके आ रहा है उसको, वापस मेन पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे इसी सारी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मेक एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। अगेन वही मैंने बात की है कि हमारे पास जो यहाँ पे वेट फोर्स है, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो स्ट्रिंग की डायरेक्शन है वो ये वाली है। कहते हैं उसके साथ उसका एंगल थीटा बन रहा है। इसका मतलब है फिर हम इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि वी रिजॉल्व द वेट इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बच्चे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट को बोलते हैं, ठीक है। तो कहते हैं हमारे पास क्या है कि एज द पेंडुलम हैज नो मोशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग देयरफॉर नो द कंपोनेंट ऑफ द mg cos थीटा एंड टेंशन आर अलोंग द सेम लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो कैंसिल द ईच अदर। मतलब हमारे पास वही अगेन बात कर रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो मैंने आपको डायग्राम में दिखा भी दिया है कि जो हमारे पास हमने वेट कंपोनेंट था, वेट था हमारे पास बेसिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो स्ट्रिंग के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा था, तो हमने उसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व कर दिए। एक हमारे पास हम डॉटेड लाइन खींचेंगे इस तरफ भी और इस तरफ भी। दो तरीके होते हैं बेसिकली, तो ये होता है कि हम डॉटेड लाइन खींचते हैं, जो थीटा के साथ वाला होता है उसका कॉस कंपोनेंट होता है, ये जो हमारे पास थीटा के सामने होता है वो उसका परपेंडिकुलर होता है। या फिर हम इस तरह से भी कर लेते हैं, एक डॉटेड लाइन इधर खींच देंगे, एक डॉटेड लाइन इधर खींच देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसका जो थीटा के साथ होगा एक्स कंपोनेंट होगा, ये वाला उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा। कहते हैं टेंशन और कॉस थीटा एक दूसरे के तो क्या है, ऑपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि वो क्या करेंगे, वो कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन जो mg साइन थीटा है वो फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, वो रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे कर रहा है, वो बेसिकली उसको क्या कर रहा है, वो उसको वापस लेके आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स है जो उसको वापस लेके आ रही है वो कौन सी है, mg साइन थीटा है। नेगेटिव साइन हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हमने क्या है कि हमारे पास एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर होता है, इसको किसकी तरफ लेके आ रही है, इसको सेंटर की तरफ लेके आ रही है, मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसी चीज को कह रहा है कि नेगेटिव साइन उसको क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन हमेशा उसको क्या लेके रहेगी, उसको वापस लेके आएगी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब यहाँ पे बच्चे रीस्टोरिंग फोर्स जो है ना वो mg साइन थीटा रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है, मतलब उसको टुवर्ड्स द मीन पोजीशन वापस लेके आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। कहते हैं हम लोगों ने वैसे न्यूटन सेकंड लॉ भी हमने पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है फिजिकल टू एम में। अब दोनों की हमारे पास लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड को हम क्या करेंगे, इक्वल करवा देंगे, तो कंपेरिजन करेंगे, कंपेयरिंग द इक्वेशन कि देखिए m इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा, जो m के साथ खत्म हो जाएगा तो a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन लगा रहा है, कहता है सपोज करें कि हमारे पास जो थीटा की वैल्यू वो स्मॉल है, मतलब जो हमने यहाँ पे इसको डिस्प्लेस करवाया वो इतना ज्यादा नहीं करवाया, थोड़ा सा डिस्प्लेस करवाया, तो ये अगर थीटा स्मॉल है तो बच्चे ये थीटा ऑटोमेटिकली फिर स्मॉल हो जाएगा। कहते हैं अगर थीटा हमारे पास बहुत ज्यादा स्मॉल है तो हम साइन थीटा की जगह सिंपली क्या ले लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, तो फिर हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा के इक्वल आ जाएगा। ऊपर वाली इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन आ गए हमारे पास एक्सेलरेशन की, इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करेंगे कि अब इस एक्सप्रेशन में देखिए मुझे ये तो एक्सेलरेशन है, जी हमारे पास ग्रेविटी है, यूजुअली हम कहते हैं, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब बेसिकली ये जो एंगल बना रहा है उसके बारे में हमने बताना है कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इसका हमने ना क्वेश्चन, हमने इसका फॉर्मूला लिखना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पढ़ा भी हुआ है फर्स्ट ईयर में। उसमें पढ़ा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल वो लॉन्ग सर्कल मूव कर रहा है तो वो सेंटर पे कोई एंगल बना रहा होता है। अब ये एंगल फाइंड आउट कैसे करते हैं मुझे, जो इसका आर्क लेंथ होता है, ये जो हमारे पास इसका थोड़ा सा आर्क लेंथ बेसिकली कहते हैं, जो सर्कल का थोड़ा सा भी पार्ट हो उसको आर्क लेंथ बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का मैं पार्ट ले लूँ, यहाँ से यहाँ तक का ले लूँ, छोटा सा हिस्सा कोई सा भी हिस्सा हो वो उसका आर्क लेंथ होता है। डिवाइडेड बाय उसकी जो स्ट्रेट हमारे पास उसका रेडियस होता है वो हमारे पास उसका आ जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय उसकी जो ओरिजिनल लेंथ होती है या रेडियस होता है, ठीक है। तो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वो यहाँ पे ये देखिए वो बता रहा है कि हमारे पास डिस्टेंस, ये डेफिनेशन है उसकी, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय हमारे पास उसकी, यहाँ पे तो हम लोग उसका रेडियस ले रहे हैं ना, यहाँ पे उसका रेडियस ले रहे हैं, लेकिन पेंडुलम में उसका रेडियस नहीं लेंगे। पेंडुलम में अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो बच्चे उसकी आर्क लेंथ इक्वल ही लेंगे, इसके थोड़ा सा ये कर्व्ड होता है, डिवाइडेड बाय बच्चे उसका टोटल जो हमारे पास उसकी ओरिजिनल ये जो स्ट्रेट उसकी लेंथ होती है ना वो लेंगे, तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय उसकी लेंथ एल आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने उसका फॉर्मूला लिख लिया। अब बेसिकली इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम पुट ऑन करेंगे, तो यहाँ पे ये देखें हमने जी और थीटा की जगह क्या लिखा है, एस ओवर एल, एल को थोड़ा हम अंदर जी के नीचे ले लें। अब हमारे पास एस क्या है, डिस्टेंस है। कहते हैं अगर सपोज करें कि हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया इतना ज़्यादा डिस्टेंस एंगल नहीं उसने बनाया, थोड़ा कम ही बनाया, तो जितना ये थोड़ा सा कर्व पाथ होगा, जितना उसकी आर्क लेंथ होगी उतना ही तकरीबन उसका डिस्प्लेसमेंट होता है।
हम सिंपली एच की बजाय यहाँ पे क्या लिख लेंगे, उसका एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए उसके सारे रिप्लेस करवा रहा है, एस की बजाय यहाँ पे वो क्या लिख रहा है, एक्स लिख रहा है। अब जी क्या है, ग्रेविटी जो कांस्टेंट होती है, एल क्या है हमारे पास इस पेंडुलम की लेंथ, वो भी तो चेंज नहीं हो रही, वो तो बस एक दफा हमने जो लगा दी लेंथ, उसके बाद हम पेंडुलम को आगे पीछे कर रहे हैं, लेंथ तो बार बार चेंज नहीं कर रहे, तो लेंथ भी कांस्टेंट है, तो ये ओवरऑल हमारे पास कांस्टेंट है। तो इसकी जगह क्या लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू एक्स। ये कांस्टेंट खत्म करते हैं ना, वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाता है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ जाएगा, इसका मतलब है एक्सेलरेशन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास उसमें एक्सेलरेशन होगा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब है हमेशा टुवर्ड्स दी सेंटर होगा। मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाया, यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके गए हैं, जितनी उसके ऊपर फोर्स लगाई है वो उसके अंदर स्टोर हो जाती है। अब जब वो वापस आएगा, जो एक्सेलरेशन उसके अंदर प्रोड्यूस होगा वो उतना ही होगा जितना उसको आपने डिस्प्लेस करवाया, लेकिन एक्सेलरेशन उसको वापस लेके आ रहा होता है हमारे पास टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होते हैं, इसलिए इसको हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका आ गया। ऑलरेडी हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ना एक्सेलरेशन का फार्मूला ये राइट डाउन किया हुआ है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स। ओमेगा स्क्वायर बेसिकली क्या है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये कंडीशन ये हमने इक्वेशन पढ़ी हुई है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, माइनस जी ओवर एल इंटू एक्स है, तो इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या आ रहा है, जी ओवर एल आ रहा है। तो हमने कंपेरिजन किया इन दो क्वेश्चन का, तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, जी ओवर एल के आ गया। दोनों को अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट जी ओवर एल के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास हम लोगों ने ये फार्मूला डिफाइन किया हुआ था एंगुलर फ्रिक्वेंसी का हमारे पास। अच्छा, हम लोग यूजुअली जब पेंडुलम को डिस्प्लेस करवाते हैं, मैंने आपसे कहा था वो इस तरह से कर्व पाथ देता है, तो बेसिकली वो समटाइम ना इस तरह से सर्कुलर मोशन टाइप दे रहा होता है, कर्व पाथ होता है वो बेसिकली हमारे पास हमने कहा था ना बैक एंड फोर्थ दे रहा होता है, बैक एंड फोर्थ इतनी स्पीड से दे रहा होता है कि वो सर्कुलर मोशन होती है बेसिकली, ठीक है, कि वो उस तरह से आ रहा होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फ्रिक्वेंसी मालूम करनी है, एफ इधर रहने दें 2 पाई इधर मल्टीप्लाई और एफ जो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फ्रिक्वेंसी क्या आ जाएगी 1/2 पाई इंटू ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा आएगा, ये थोड़ा सा स्टेप उसने मिक्स कर दिया। ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, अंडर रूट जी ओवर एल आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे ओमेगा की जगह जी ओवर एल आ जाएगा, तो ये फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। टाइम पीरियड इसका इन्वर्स होता है तो इसको उल्ट कर देंगे, 1/2 पाई है तो ये 2 पाई आ जाएगा, ये अंडर रूट जी ओवर एल है तो वो एल ओवर जी आ जाएगा। तो ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर इस बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए ना, उसने सिंप्लिफिकली इसी को फार्मूले को यहाँ पे राइट डाउन किया, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ को इसी तरह से लेने दिया, ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू पुट ऑन कर दी है जी ओवर एल, फ्रिक्वेंसी इधर रहने दिए 2 पाई, इधर यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो गया, तो इस तरह से भी इसको फाइंड आउट किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे वो कहते हैं इस एक्सप्रेशन को आगे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, कहते हैं हमारे पास फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन को, कहते हैं जो टाइम पीरियड है ना वो हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो या तो लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है पेंडुलम की हमने कितनी ली है, ये ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि हमने जो मैथ लिया बॉब उसका मैथ कितना है, जो हमने छोटी सी वो बॉब लिया है वो बड़े साइज का, ये छोटे साइज का है, उसके मैथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे इसी चीज को कह रहा है कि जो पेंडुलम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ, मतलब लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जी ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि जो हमने बॉब लिया है उसका मैथ कितना है, या फिर हमारे पास एम्पलीट्यूड मतलब हमने अगर जो पेंडुलम है उसको डिस्प्लेस करवाया तो वो कितना करवाया, लाइक अगर मैं पेंडुलम को यहाँ से उठा के लेके गई हूँ तो कितनी दूर लेके गई हूँ, यहाँ पे लेके गई हूँ, मजीद मैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लेके गई हूँ, तो ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं किया हुआ, ना वो उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना वो मैच के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पे देखें जो ऊपर वाली वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो टाइम पीरियड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो इनवर्सली, इनवर्सली का मतलब होता है एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी, ठीक है। आगे वापस कहते हैं पेंडुलम दैट कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इट्स टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड इज नोन एज द सेकंड पेंडुलम। तो ये मोस्ट कॉमनली हमारे पास एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकंड पेंडुलम को डेफिनेशन लिखें। हमारे पास ऐसा पेंडुलम जो एक वाइब्रेशन 2 सेकंड में पूरा कर रहा होता है, मतलब इसको 2 सेकंड लगे। वाइब्रेशन का मतलब क्या है, अगर आपने एक पेंडुलम है, अगर मैंने उसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ से उठा के मैंने यहाँ पे उसको डिस्प्लेस करवा दी, अब यहाँ पे मैं इसको छोड़ देती हूँ ना, तो यहाँ से मेन पोजीशन पे जाए, दूसरे एक्सट्रीम पे जाए, वापस आए और फिर यहाँ तक आए, ये एक वाइब्रेशन है। अगर इसको पूरा करने में वो 2 सेकंड लगा रहा है तो इसका मतलब है वो हमारे पास पेंडुलम कौन सा है, हमारे पास उसको नाम दिया जाएगा सेकंड पेंडुलम की। तो ये डेफिनेशन आपने लास्ट में याद करनी है, ठीक है। आगे कहते हैं यूजिंग सिंपल पेंडुलम टू मेजर दी वैल्यू ऑफ जी, कहते हैं हम सिंपल पेंडुलम को इस्तेमाल करते हुए वैल्यू ऑफ जी भी मालूम कर सकते हैं। वैसे तो हमें यूजुअली पता है ना कि 9.8 होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली जाती है,
कहते हैं हम लोग अगर हमने लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है तो वहाँ पे भी हम जी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं पेंडुलम के जरिए। किस तरह से मालूम करेंगे, वो यहाँ पे इसी चीज़ को बता रहा है। कहते हैं दिस सिंपल पेंडुलम कैन बी यूज टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ जी एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, मतलब किसी भी जगह पे लैब में या जहाँ पे भी हम लोग मालूम करना चाह रहे हैं। वही मेजर द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, हम उसकी लेंथ मालूम करते हैं एंड देन सेट द पेंडुलम इनटू मोशन, उसके बाद हम उसको वाइब्रेट करवाना शुरू कर देते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड यूजिंग द स्टॉपवॉच, हम स्टॉपवॉच के जरिए उसका टाइम पीरियड मालूम करते हैं। मतलब वाइब्रेशन अगर मेरे पास 5 वाइब्रेशन आ रही हैं तो उसका मैं टाइम मालूम करूंगी और फिर उसका टाइम पीरियड मालूम कर लूंगी, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कैलकुलेटेड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस फार्मूले से हमें मालूम हो जाएगा। मतलब 4 तो कांस्टेंट है, पाई भी क्या है, कांस्टेंट है। एल जो है बच्चे वो पेंडुलम की लेंथ है, मतलब ये वाली जो है ना हमारे पास, ये वाली, ये बेसिकली हमने कितनी उसकी लेंथ ली हुई है, इसमें ये धागे की लेंथ आ जाती है, ये वाली मालूम कर लेते हैं। और साथ में हमारे पास ये जो पेंडुलम लिया होता है ना बच्चे, उसका रेडियस मालूम कर लेते हैं। तो ये टोटल सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको स्केल की मदद से मालूम कर लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज की मदद से इस ऑब्जेक्ट का रेडियस मालूम किया जाता है, स्केल की मदद से ये लेंथ मालूम कर ली जाती है। तो टोटल ये बेसिकली लेंथ देगा। अब टाइम पीरियड क्या है कि मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जो हमारे पास उसका टाइम होगा वो उसका टाइम पीरियड हो जाएगा। मतलब ये देखिए ये लिखा भी है, ये मैंने पहले जब टर्म्स डिफाइन की थी मैंने ये आपको डिफाइन किया था, टाइम जो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में टाइम रिक्वायर्ड होता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उसकी वाइब्रेशन का टाइम नोट करें। अच्छा, एक वाइब्रेशन के लिए ये वैसे मैं आपको बता रही हूँ, टाइम पीरियड हम ले लेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन लैब में जब परफॉर्म करते हैं मुझे एक वाइब्रेशन के लिए नहीं निकालते हम लोग, पहले 20 वाइब्रेशन के लिए ना, हम एक्यूरेसी के कोई मिस्टेक ना हो, हम 20 वाइब्रेशन के लिए टाइम नोट कर लेते हैं। तो हम स्मॉल टी मालूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 20 वाइब्रेशन के लिए मैंने टाइम नोट कर लिया, मेरे पास आ गया 40 सेकेंड। अब मैंने टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चे, एक वाइब्रेशन के लिए कितना टाइम हुआ है, ठीक है। तो हम फिर टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, हम लोग जो टोटल टाइम होता है उसको जितनी हमने वाइब्रेशंस ली होती हैं उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। टोटल वाइब्रेशंस मैंने आपसे क्या कहा है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल 20 वाइब्रेशन के लिए टाइम लिया है तो मैं जितना टोटल टाइम होगा उसको 20 वाइब्रेशन के साथ डिवाइड कर दूंगी। इसको कहते हैं हम लोग इस तरह से टाइम पीरियड मालूम कर रहे होते हैं। ये बेसिकली एक तरीका होता है कि हमारे पास एक्यूरेसी उसमें आए, ठीक है। ये फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूला, ये जो हमने टाइम पीरियड का फार्मूला निकाला था ना, यहाँ से आया है। तो मतलब हमने पहले तो दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा और पाई स्क्वायर, ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा। हमने हमारे पास फाइंड आउट क्या करना था, जी मालूम करना था। जी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले जाएंगे, टाइम पीरियड को नीचे ले आएंगे, तो ये बेसिकली वहां से फार्मूला जो है ना उसको फाइंड आउट किया गया है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली हम लोग जब प्रैक्टिकल करते हैं बेसिकली फिजिक्स में पेंडुलम से रिलेटेड, तो वहां पे इस फार्मूले को देखते हैं। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है सिंपल पेंडुलम वाला। अच्छा, ये आपका कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है 14.3, कहते हैं व्हाट इज द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को पहले आपने डिफाइन करना है, फिर आपने शो करना है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन दे रहा है, मतलब जिसमें हमने प्रूव किया था ना कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये यहाँ तक इसका प्रूव आ जाएगा कि एक्सेलरेशन जो होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर वो कहता है आपने एक्सप्रेशन मालूम करना है कि इसका टाइम पीरियड था, वो हमने ऑलरेडी मालूम किया था उसके अगले ही स्टेप्स में। और बताना है किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमने बता दिया था कि हमारे पास लेंथ और जी के ऊपर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो ये ओवरऑल पूरा टॉपिक इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। मजीद बच्चे कुछ पूछ रहा हूँ कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।